योगः कर्मसु कौशलम्। I'll come to the important aspect of research ethics, research fundamentals, that is misconduct or unethical activities. ऐसा क्या होता है जिन्हें हम unethical activities बोलते हैं रिसर्च में? तो वो कुछ इस प्रकार है। Publishing the same paper in 2 different journals without telling the editors. आप एक ही पेपर को 2 जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के, तो वो एक अनएथिकल कोड होता है रिसर्च में। Submitting the same paper to different journals without telling the editor. आपने पेपर सबमिट कर दिया। देखिए, there is a difference between the first point and the second point. आप पहले पॉइंट में पब्लिशिंग की बात चल रही है, आपने पब्लिश कर दिया, एंड सेकंड पॉइंट में सबमिट करते हैं। जब आपने पहले सबमिट किया, दूसरी जगह भी सबमिट किया और दोनों जगह से एक्सेप्टेंस आया और आपने दोनों जगह ही अपना कंसेंट दे दिया, तो दैट इज रॉन्ग। आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर पहली जगह से कंसेंट आया है तो मुझे दूसरी जगह पे कंसेंट नहीं देना होगा, क्योंकि पब्लिशिंग ऑफ वन पेपर शुड बी देयर। एक ही पेपर एक ही जगह पब्लिश होना चाहिए। नॉट कन्फर्मिंग अ कोलैबोरेटर of the intent to file a patent in order to make sure that you are the sole inventor. आप शायद किसी कंपनी के अंडर रिसर्च कर रहे हैं, आप शायद किसी से फंडिंग की वजह से, तो आपको वो सब स्पेसिफाई करना होता है। जो कोलैबोरेटर्स हैं, जिन पेटेंट्स के अंडर आप काम कर रहे हैं, वो सब आप उनको नहीं बता रहे हैं और आपने उनसे फंड लेके आपने कहीं रिसर्च कर दिया और किसी का नाम लेके आपने उनके नाम को यूज करके रिसर्च कर लिया, तो दैट इज अनएथिकल कोड। वो अनएथिकल होता है। इंक्लूडिंग कलीग एज एन ऑथर ऑन द पेपर इन रिटर्न फॉर अ फेवर इवन दो द कलीग डिड नॉट मेक अ सीरियस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेपर। आपके एक फ्रेंड हैं, बड़े डियर फ्रेंड हैं, और आप हमेशा वो आपकी हेल्प करते हैं और आप रिसर्च अच्छा खासा कर लेते हैं, तो आपने अपने एक पेपर का को ऑथर उन्हें बना दिया जिनमें उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, लेकिन आप उनको फेवर करना चाहते हैं, आपने उन्हें को ऑथर बना दिया। तो ये गलत है, दैट इज अनएथिकल। ये नहीं होना चाहिए। कहीं भी आप पकड़े जा सकते हैं इसके लिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, और आप कहीं इंटरव्यू में, कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में, कहीं भी, तो यू शुड हैव अ आंसर फॉर दिस। और जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप क्या आंसर देंगे? लाइक इफ यू आर शोइंग अ फेवर, आप एक अपने फ्रेंड पे फेवर कर रहे हैं, तो इसके लिए तो कोई आंसर ही नहीं है, राइट? डिस्कसिंग विद कलीग्स कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम द पेपर दैट इज टू रिव्यू फॉर अ जर्नल। आप एक ऐसा डेटा डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ जो कॉन्फिडेंशियल है, जो आपको पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल रखना है, बट यू आर डिस्कसिंग, दैट इज अनएथिकल कोड। आपसे पहले ही आपको ऑब्जेक्टिव्स में ही कहा गया था कि जो डेटा है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। अगर वो उसी के लिए है, लाइक इफ द पार्टिसिपेंट्स वांट यू टू कीप देयर डेटा कॉन्फिडेंशियल, तो वो आपको वही रखना है। यू शुड नॉट डिस्कस इट विद एनीवन। आपको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है। ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम द डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग स्पेसिफिक रीजंस इन पेपर। आउटलायर्स आप समझते हैं, जैसे कि जो अब सेट नहीं हो रहे हैं आपके रिसर्च पैनोरमा में, वो आउटलायर्स कहलाते हैं, और आपने उन्हें हटा दिया अपने रिसर्च में। लेकिन रीजंस क्या देंगे? रीजंस नहीं दिए अगर आपने, और आउटलायर्स को हटा दिया, तो आपका जो पेपर है वो अनएथिकल कहलाएगा, वो अनएथिकल होगा। इसके बाद using an inappropriate statistical technique in order to enhance the significance of your research. हर रिसर्च एक मेथड पे चलता है। हर रिसर्च टॉपिक एक अलग डेटा इंटरप्रिटेशन मांगता है, डेटा एनालिसिस मांगता है। आपने अपने रिसर्च को बाउंटिफुल बनाने के लिए कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल लगा दिया, वो अनएथिकल है। जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वही टेक्निक यूज़ करनी है, एनहांस करने की ज़रूरत नहीं होती है रिसर्च में। Bypassing the peer review process and announcing the results through a press conference without giving peers adequate information to review your work. आप अपनी चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशन बाईपास कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं रिजल्ट्स। आपके को ऑथर्स हैं, शायद आपने कुछ 1 या 2 जनों के साथ मिलके पेपर लिखा है और उनको कुछ मालूम नहीं है आप कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में सबके साथ। दैट इज़ अनएथिकल। अगर आप किसी के साथ मिलके कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं रिसर्च रिलेटेड, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसे उतना ही कन्फाइंड रखें जितना मांगा जाता है, जितना एक्सपेक्टेड होता है।
conducting a review of the literature that fails to acknowledge the contributions of other people in the field of relevant prior work. आपने जो रिसर्च किया, जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपकी रिसर्च में, आपने उन्हें कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया, कहीं उन्हें थैंक यू नहीं कहा, कहीं उनका फेवर आपने जताया नहीं कि भाई उनकी वजह से रिसर्च के अच्छे फाइंडिंग्स आए हैं, उनकी वजह से रिसर्च कंप्लीट हुई है, तो दैट इज़ अनएथिकल. वो नहीं होना चाहिए. आपके मेंटर्स हैं, आपके सुपीरियर्स हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया है, यू शुड एक्नॉलेज देयर कंट्रीब्यूशंस. आप लिटरेचर रिव्यू जो आप देते हैं अपने रिसर्च में, लिटरेचर रिव्यू इज आपके जो काम आपने किया है वो उससे पहले वही काम और कितने लोगों ने किया है वो आपने नहीं दिया, तो वो गलत है. यू हैव टू ऐड लिटरेचर रिव्यू टू योर रिसर्च. Giving the same research project to 2 graduate students in order to see who can do it fastest. अब आप मेंटर हैं, यू आर अ मेंटर ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स. आपको उन्हें काम देना है रिसर्च का. आपने एक ही टॉपिक 2 स्टूडेंट्स को दिया. आप मुझे बताइए कि आपने एक ही टॉपिक 2 स्टूडेंट्स को दिया. ऑब्वियसली रिसर्च का काम है तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही होंगे. रिसर्च इज नॉट अ टास्क फॉर कॉमन एयर, इट इज़ अ टास्क फॉर स्कॉलर्स. और आपने 2 स्टूडेंट्स को दिया. दोनों डेफिनेटली अपने अपने तरीके से काम करेंगे, अपने अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करेंगे, अपना अपना डेटा एनालिसिस करेंगे और 2 अलग अलग रिजल्ट्स के साथ आएंगे. तो क्या ये ठीक होगा? क्या आप वो टॉपिक के साथ जास्ती नहीं कर रहे हैं? सेम टॉपिक को आप इतना ज़्यादा इवैल्यूएशन दे रहे हैं. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ अनएथिकल. वेस्टिंग एनिमल्स इन रिसर्च, दिस इज़ अ नोन फैक्ट. अगर आपको अभी भी मैंने बताया कि एनिमल्स को वेस्ट करते हैं हम रिसर्च में, लाइक रैट्स हैं, छोटा जानवर है और हम खूब सारे रैट्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉग्स यूज़ कर रहे हैं. अरे भैया ये तो मल्टीप्लाई होते हैं सीजन में. दिस इज़ रॉन्ग. This is wrong. This should not happen in the research. We should not waste lives in research. Exposing students and staff to biological risk in violation of your institution's biosafety rules. आप कोई साइंस लैब में काम कर रहे हैं और वहाँ पे रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस आप नहीं ले रहे हैं, आप सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ अनएथिकल. आप बोलते हैं कि आई नो इन एक्सपेरिमेंट्स को कैसे करते हैं और आई एम वेरी हैंडी थ्रू सच एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन what about the people who are around you? What about the students who are with you? क्या आप कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप वायलेशन नहीं कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के बायो सेफ्टी रूल्स को लेके? सो दैट इज अनएथिकल एक्टिविटी. सबोटाजिंग समवंस वर्क. सबोटाजिंग समवंस वर्क कहता है कि आपने किसी के काम को निस्तो नाबूद कर दिया. निस्तो नाबूद यानी एक काम पहले से, एक रिसर्च हुआ है पहले से और आपने उसका ठीक विपरीत रिसर्च रिजल्ट दिखाया. ऐसा हम रिसर्च करते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हम रिसर्च करते हैं अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए या नया कुछ करने के लिए. किसी भी चीज़ को सबोटाज करना हमारा काम नहीं होता है. दैट इज़ अगेंस्ट रिसर्च. स्टीलिंग सप्लाईज, बुक्स और डेटा, कुछ भी चोरी करना हो, रिसर्च के हर जगह ही अनएथिकल कंडक्ट होता है. तो स्टीलिंग सप्लाईज, बुक्स एंड डेटा, ये भी एक अनएथिकल कोड है रिसर्च में. मेकिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ डेटा, पेपर्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स. आपको कुछ प्रोग्राम चाहिए अपनी रिसर्च के लिए, शायद आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं और आपको कुछ प्रोग्राम्स चाहिए अपने रिसर्च के लिए, आपको कुछ पेपर्स आपकी रिसर्च के लिए ज़रूरी हैं और आपने अनऑथराइज्ड कॉपीज़ बनाई हैं. अनऑथराइज यानी कि जब मैं कोई बड़े पोस्ट पे आ जाऊंगा तो मैं यही प्रोजेक्ट सबको दे दूंगा या मैं यही कंप्यूटर प्रोग्राम्स और आगे वैल्यूएट करने के लिए आगे सब स्टूडेंट्स को काम दे दूंगा या whatsoever. So that is not authorized thing. That should not happen. ये नहीं होना चाहिए आपकी रिसर्च में. अब इतना सब जब होता है, मिसकंडक्ट होता है, इसके बेसिक रीजंस क्या हैं और अगर रीजंस हैं तो उन एक्टिविटीज़ के नाम क्या हैं वो जानना ज़रूरी है. बेसिक रिसर्च मिसकंडक्ट. सबसे पहला है फॉल्सिफिकेशन. फॉल्सिफिकेशन इज द चेंजिंग और omission of research results to support claims, hypothesis, other data, etc. Falsification can include the manipulation of research instrumentation, materials or process. Manipulation of images or representations in a manner that distorts the data or reads too much between the lines can also be considered as falsification. देखिए, बहुत ही सीधा सा मतलब है falsification का. आप
का रिजल्ट एक आया है, मान लीजिए आपका रिजल्ट XYZ आया है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे रिजल्ट सिर्फ XY चाहिए, Z नहीं चाहिए, तो आपने कुछ मैनिपुलेशन किया, दैट इज रॉन्ग। आप चाहते हैं कि आपकी रिसर्च आगे जाए, रिकॉग्नाइज्ड हो, लोग उसे पढ़े, आपको साइटेशंस मिले, तो उसके लिए फॉल्सिफिकेशन का ध्यान देना होगा। इफ योर रिजल्ट इज XYZ तो वो XYZ ही रहेगा, XY नहीं हो सकता है, राइट? आपका हाइपोथेसिस के अगेंस्ट अगर आपका रिजल्ट आया है तो आपको वही आपको कंसिडर करना होगा, राइट? फॉल्सिफिकेशन में और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे आपने इमेजेस को बदल दिया। आप एक इमेज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं अपने रिसर्च में, लेकिन ऑलरेडी जो एक इमेज है बस आपने उसमें थोड़े से चेंजेस किए और आपने वो अपने रिसर्च में लगा दिया, दैट इज अ फॉल्सिफिकेशन, वो गलत है। इसके बाद जो ये लाइन है, रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स, आपने वो स्टेटमेंट्स दिए हैं जो which are unnecessary, which are not necessary, वो भी फॉल्सिफिकेशन में ही आता है। रिसर्च एक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर टास्क है, एक स्कॉलर्स का काम है, जहाँ पे उतना ही किया जाता है जितना ज़रूरी है, उतना ही लिखा जाता है जितना इम्पॉर्टेंट है टू नो टू अदर्स कि ये कितना जानना चाहिए। टू मच आपने लिख दिया, आपने अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें पुट अप कर दिया, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन। नाउ फैब्रिकेशन, देखिए वर्ड ही अपने आप में समझा देता है कि क्या मतलब है। फैब्रिकेशन इज द कंस्ट्रक्शन और addition of data, observations or characterizations that never occurred in the gathering of data or running of experiments. आपने रिसर्च किया, जैसे हम सबसे स्टार्टिंग में ही एक एग्जाम्पल पे काम कर रहे थे, दैट यू आर वर्किंग ऑन द सैलरी ऑफ पीपल और द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग लेस देन 20,000 एंड हु आर वर्किंग मोर देन 20,000। तो आपके कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप जो डेटा आपने लिया, आप चाहते हैं कि आप बॉस के फेवरेट बने रहें और आपको यही डेटा दिखाना है। जो 20,000 लेस जो कमाते हैं वो भी बहुत हैप्पी हैं, दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द कंपनी। तो आप ऐसा ही रिजल्ट अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू हैव फेवर्स ऑफ योर बॉस, तो वो गलत है, फैब्रिकेशन कर रहे हैं आप। आपने जो क्वेश्चनर भरवाया था, जो सबसे इंफॉर्मेशन ली थी, आपने उसमें जोड़ मरोड़ किया है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, वो नहीं है एक्सेप्टेबल। जो दिखा रहा है वही आपको पोर्ट्रे करना है, वही आपको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना है। फैब्रिकेशन कैन अकर व्हेन फिलिंग आउट द रेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट रन्स। फॉर एग्जाम्पल, claims about results need to be made on complete data sets as is normally assumed, where claim made based on incomplete or assumed results in the form of fabrication. अभी आपका रिसर्च पूरा नहीं हुआ, आपने अज्यूम कर दिया कि शायद यही रिजल्ट निकलेगा और आप चाहते हैं कि यही रिजल्ट निकलना है चाहिए मेरी रिसर्च का, तो दैट इज फैब्रिकेशन। आप तो सोच के बैठे हैं कि आपके रिसर्च का क्या रिजल्ट होना चाहिए, then why you are doing research? That is absolutely a misconduct. That is a part of this entire thing will be called as fabrication. आप खुद ही बना रहे हैं अपनी रिसर्च को और उसके रिजल्ट्स को, आप डिजाइन कर रहे हैं, that is not happening. This is a misconduct. The last and the very, very important and the very common error found among the research, that is plagiarism. Plagiarism helps the most common form of research misconduct. Researchers must be aware to cite all sources and take careful notes. जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कुछ काम बाहर से भी लेते हैं कि किसी के कोटेशंस हमें बहुत अच्छे लगे हैं, किसी की रिसर्च फाइंडिंग हमें अच्छी लगी है तो हमने वो अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड किया है, तो हमें वहाँ पे साइट करना पड़ता है, हमें बताना होता है कि हमने किसके रिसर्च पेपर से ये लाइंस ली हैं और उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, हमें साइट करना होता है। पर हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे ही वर्ड्स कहलाए ताकि हम महान बने। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लेगैरिज्म। आपने चीटिंग की है, आपने कॉपी किया है, दैट इज प्लेगैरिज्म। Using or representing the work of others as your own work constitutes plagiarism. सबसे बड़ा पार्ट यही होता है, आप किसी के काम को कॉपी कर रहे हैं, साइट नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहीं एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया आपने, तो दैट इज प्लेगैरिज्म। इवन इफ कमिटेड अनइंटेंशनली, अगर आपको मालूम भी नहीं, शायद आप फ्रेशर हैं, आपको रिसर्च के बारे में इतना नहीं मालूम, आपको लाइन्स अच्छी लगी, आपने पुटअप किया, आपने साइट नहीं किया, पर स्टिल वो प्लेगैरिज्म ही कहलाएगा। When reviewing privileged information, such as when reviewing grants or journal article manuscripts for peer review, researchers must recognize that they are reading cannot be used for their own purposes because it cannot be cited until the work is published or publicly available.
आप जो भी ग्रांट्स ले रहे हैं, जो भी आप मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, आप जब तक उनको साइट नहीं करेंगे, जब तक आप उनका डेस्टिनेशन हमें नहीं देंगे, वो सारा काम आपका प्लेगैरिज्म ही कहलाएगा। सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आप ले रहे हैं, देखिए रिसर्च एक बहुत ही प्रोटोकॉल में चलने वाला काम है। या आप कहेंगे कि हमको कैसे मालूम होगा कि हमको क्या करना है, पहले हमें खूब पढ़ना होता है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या अपडेट करना है। यस, यू आर राइट, हम ऐसे ही रिसर्च करते हैं कि हमें पहले खूब पढ़ना होता है, तभी हम अपडेट होते हैं कि ये चीज़ फाइंड नहीं हुई और हमें ये फाइंड करनी है। एंड डेफिनेटली आप ये सब चीज़ें जो अभी तक फाइंड हुई हैं वो लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करेंगे, बट लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड करने के बाद आप नहीं बताते हैं कि ये किसने फाइंड किया है, किसने ये पेपर लिखा है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ प्लेगैरिज्म, right? So you have to consider it in a very serious note that your work should not be seemingly as a copied work. Copied work नहीं दिखना चाहिए। नाउ बहुत शॉर्ट में मैं एथिकल डूज एंड डोंट्स पढ़ूंगी, अभी तक काफ़ी बार ये चीज़ें रिपीट हुई हैं। सो मेंटेन अ प्रिसाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसर्च एक्टिविटीज़। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, क्वेश्चनएयर भरवा रहे हैं, रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं, आपको सारी एक्टिविटीज़ का एक प्रिसाइज नोट रखना होता है, जस्ट टू मेंटेन द एथिकल कोड कि भाई ये काम हुआ है और ये इस तारीख को। देखिए जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तभी उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है कि आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट भरवाई जाती है कि आपने किस दिन क्या काम किया। ये इसी की वजह से कि आप एथिक्स में रह के काम कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड रख रहे हैं हर चीज़ का कि भाई ये लेवल में कि स्टेप 1 हुआ है तभी स्टेप 2 हुआ है, सेकंड के बाद ही स्टेप 3 हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने पहले 3rd स्टेप किया और बाद में स्टेप 1 किया, तो ये आपको मेंटेन रखना पड़ता है। रिपोर्ट द डेटा इन मोस्ट कॉशियसली एंड ऑब्जेक्टिवली पॉसिबल। आपको जो डेटा है वो कॉशियसली यानी ध्यानपूर्वक आपको उसे मेंटेन करना है और ऑब्जेक्टिवली पॉसिबल, यानी कि ऐसा नहीं कि यस आई हैव शेयर्ड विद माय फ्रेंड एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड सो नथिंग विल हैपन। नहीं, वो डेटा आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको उसे कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव रखना होगा कि मुझे कितना यूज करना है और कितना उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। During the research on animals and trees, treat them with respect, care and empathy. ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है सेशन में। Respect all the intellectual property you use in research and give them their due credit in your research for their contributions. ये मतलब है कि यहाँ पे acknowledgement देना ज़रूरी है, जिसने भी आपकी हेल्प की है, जिन्होंने भी आपको डेटा प्रोवाइड किया है, आपको वो मेंशन करना होता है कि लाइक इफ़ यू आर कंसिडरिंग अ होल कंपनी, तो आप उनको मेंशन कीजिए कि इन कंपनी से मैंने डेटा लिया, यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने मेरी हेल्प की। So you have to acknowledge everything. Maintain confidentiality wherever it is necessary during the research. जहाँ भी इसकी ज़रूरत है आपको वो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, the factor of confidentiality. There are so many don'ts. Ethical don'ts तो खूब सारे हैं और आपको सब मालूम होने चाहिए, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं हुए तो आपकी रिसर्च जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी, उसे वो तबका नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग रिसर्च नेवर फैब्रिकेट, मैनिपुलेट और मिसइंटरप्रेट डेटा। आपको जोड़ तोड़ नहीं करना है डेटा में, जो निकल रहा है वही आपके फाइंडिंग्स होने चाहिए। Do not have a bias in data interpretation or personal decisions. आप ये personally decide नहीं करेंगे that I have to be favorite of my boss, so I will do plus and minus in the data. No, that is wrong. Never try to deceive your research sponsors, colleagues or ethical committees with malpractices. देखिए ये चीज़ तो बड़ी easy है, आपको समझ भी आ रही होंगी कि malpractices नहीं करनी है हमें। जो ट्रांसपेरेंट तरीका है काम करने का, जो प्रोटोकॉल में आता है, हम उसी तरीके से काम हमें करना चाहिए। गलत तरीक़ों से काम करके रिसर्च फाइंडिंग्स निकालना, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, दैट इज़ नॉट अ रिसर्च एथिक। Never use any existing external research data, either published or unpublished, without permission. आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में तो आपको परमिशन लेनी होगी, जो भी उनसे कंसर्न लोग होंगे या कंपनी होगी या इंस्टीट्यूशन होगा, यू हैव टू टेक देयर परमिशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ कि एक क्वेश्चनर भरवाना है मुझे स्टूडेंट्स से, स्कूल के स्टूडेंट से, 12th क्लास के स्टूडेंट से, और मैंने डिसाइड कर लिया स्कूल भी होना चाहिए DPS, अच्छा स्कूल होना चाहिए, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल। DPS की ब्रांचेस हर जगह हैं। अब
मैं डीपीएस के स्टूडेंट्स तो मिलती हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के बच्चे हैं, तो मैंने सबको बोला भाई आप क्वेश्चनर भर दीजिए, और उन्होंने क्वेश्चनर भर दिया। दिस इज़ रॉन्ग। मुझे डीपीएस के स्कूल के बच्चों के से क्वेश्चनर तभी भरवाना चाहिए जब मुझे वहाँ के हेड्स की परमिशन मिलती है, राइट। ऑन द पर्सनल रिलेशन बेसिस मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, ये अनएथिकल कोड हो जाएगा, राइट। स्ट्रिक्टली अवॉइड प्लेगैरिज्म एंड सेल्फ प्लेगैरिज्म, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लेगैरिज्म को तो कट पेस्ट को तो आप अवॉइड कीजिए ही। सेल्फ प्लेगैरिज्म कि भाई आपने जो कोट्स लिए हैं आपने उसमें थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा डिलीट किया, तो दैट इज ऑल्सो यू हैव टू डिलीट, यू हैव टू अवॉइड, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। डू नॉट सपोर्ट इररिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन प्रोसेस। अब आपने खूब अच्छा रिसर्च कर लिया, अब आपको उसे पब्लिश करना है। आपने खूब सारे जर्नल्स ढूंढे, आपको लगा कि एक जर्नल है जो खूब सारे पैसे लेता है लेकिन अच्छी जगह मेरा जब पेपर पब्लिश हो जाएगा, तो ये आप गलत कर रहे हैं, आप इररिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। अगर आपका रिसर्च अच्छा है, अगर आपने मेहनत की है अपने काम पे और ट्रांसपेरेंट आपका काम है, तो एथिकल आपका काम है, तो आपको ऐसी प्रोसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, पब्लिकेशन प्रोसेस टाइम लेती है, बट आई थिंक आप इतना पेशेंस दिखा सकते हैं। Do not duplicate publications, salami publication or redundant publications. आपको अपने publications को duplicate नहीं करना है, दोबारा उसे publish नहीं करना है। Without considering ethical issues, do not conduct research in humans or animals. बिना ethics के आप किसी पे भी research नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं तो आप लोगों पे अनएथिकल रिसर्च नहीं कर सकते, जानवरों पे नहीं कर सकते। आपको परमिशंस लेनी होंगी उन लोगों से जिन पर आप रिसर्च कर रहे हैं। Do not ignore outliers, missing data, reporting post hoc analysis without declaring them. भाई आपने देखा कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने क्वेश्चनर भरवाया, एक डेटा आपको मिस मिल रहा है, काफ़ी रिसर्च पेपर क्वेश्चनर्स में आपका एक डेटा मिस हो रहा है और आपने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एज का आपने क्राइटेरिया डाल दिया कि योर एज इज, तो काफ़ी लोगों ने एज, क्योंकि अक्सर लोग अपनी एज छुपाने की कोशिश करते हैं और आपने देखा काफ़ी लोगों ने एज छुपाई है, और आपकी रिसर्च के लिए एज क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए, क्योंकि जो भी आपका टॉपिक है वो रिलेटेड टू एज ही है। एंड यू नोटिस दैट सो मेनी पीपल हैव मिस दैट क्वेश्चन और आपने इग्नोर कर दिया। ठीक है, मेरे पास और क्वेश्चंस हैं, मैं उसके बेसिस पे अपना फाइंडिंग निकालूंगा, तो दिस इज रॉन्ग। आपको वो एज वाला क्राइटेरिया इग्नोर नहीं करना चाहिए जो लोगों ने नहीं भरा है। डू डिस्क्लोज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखिए कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो रिसर्च है, अगर आगे चल के कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं तो वो पहले ही आप डिस्क्लोज कर दीजिए, पहले ही बता दीजिए कि मेरा रिसर्च का फाइंडिंग का मतलब ये नहीं है। जैसे मैं आपको बॉस वाला एग्जांपल रिपीट करती हूँ यहाँ पे, तो आप अपने रिसर्च में फाइंडिंग में आप लिख सकते हैं कि मेरा मोटिव ये नहीं है कि जो 20,000 लेस कमाते हैं उन्हें डीमोटिवेट करना, पर मेरा ये मोटिव है कि उन लोगों के लिए नए आइडियाज़ इन्वॉल्व करना अपनी कमेटी में, अपने कंपनी में, ताकि वो लोग मोटिवेट होकर और काम करें। तो आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने रिसर्च में ज़रूर जोड़ दें।